हेलो एवरीवन, स्टडी विद अस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं प्राचीन काल की शिक्षा व्यवस्था के बारे में। तो आधुनिक काल की शिक्षा व्यवस्था पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया था और ये जो वीडियो है ये प्राचीन काल की शिक्षा के ऊपर है। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं गुरुकुल जो व्यवस्था थी उसके बारे में, और साथ ही साथ हम चर्चा करेंगे शिक्षकों के बारे में कि प्राचीन काल में कितने प्रकार के शिक्षक हुआ करते थे और किस किस प्रकार के शिक्षक संस्थान हुआ करते थे। ठीक है, शिक्षा संस्थान हुआ करते थे। तो वीडियो को एंड तक देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं गुरुकुल व्यवस्था के बारे में। तो मैं बता दूं प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति में जो गुरुकुल व्यवस्था थी ये काफ़ी महत्व रखती थी, क्योंकि जो परिवार के सदस्य होते थे वो अपने बच्चों को शिक्षा के लिए जो है गुरुकुल में भेजा करते थे। अब गुरुकुल क्या होता था? गुरुकुल एक ऐसा स्थान हुआ करता था जहाँ पर गुरु जो होते थे वो निवास करते थे और छात्रों को वहाँ जाना पड़ता था गुरु के पास और वहाँ पर शिक्षा प्राप्त करनी होती थी। और एक बार अगर गुरुकुल में कोई बच्चा आता था तो उसे वहीं पर ही रहना पड़ता था, वहीं पर ही मतलब लंबे समय तक रहकर शिक्षा प्राप्त करनी पड़ती थी। तो मैं बता दूं, तो जो गुरुकुल में छात्र रहा करते थे उन्हें अलग अलग नाम से जाना जाता था। जैसे कि उस समय उन विद्यार्थियों को अंतेवासी, याद रखें, अंतेवासी, अंतेवासी और आचार्य कुलवासी के नाम से जो है जाना जाता था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रख लेनी है। और मैं बता दूं जो गुरुकुल हुआ करते थे वहाँ कई प्रकार के जो विषय हैं वो छात्रों को पढ़ाए जाते थे। वो जो छात्र होते थे वो घर से काफ़ी दूर हुआ करते थे। ठीक है, और जो छात्र होते थे उनका जो परम कर्तव्य जो होता था वो ये होता था कि गुरुओं की सेवा करना और गुरुओं के द्वारा जो निर्देश जो बातें बताई जा रही हैं उसको ग्रहण करना। और काफ़ी अनुशासन हुआ करता था गुरुकुल में। और मैं बता दूं कि जो गुरु हुआ करते थे उनके चरित्र का जो आचरण वगैरह था वो शिष्य के मस्तिष्क पर सीधा प्रभाव डाला करता था। ठीक है, तो गुरुओं का महत्व जो था उस समय बहुत ही अधिक होता था। और बता दूं कि जो गुरुकुल हुआ करते थे ये ग्राम व नगर में हुआ करते थे और काफ़ी शांत जगह पर बनाए जाते थे। और यह माना जाता है कि प्राचीन काल में जो गुरुकुल थे वो वनों में ही अधिकतर होते थे। ठीक है, अधिकतर जो थे वो वनों में होते थे। और गुरुकुल से फ़ायदे की अगर हम बात करें तो फ़ायदा ये होता था छात्रों को कि वो आत्मनिर्भर बन जाते थे। उनके अंदर आत्मनिर्भरता की एक भावना का विकास होता था। वो अपने कामों को खुद करते थे, खुद वो खाना पकाते थे, खुद खाते थे, खुद ही अपने कपड़े साफ किया करते थे और शिक्षा भी ग्रहण करते थे। ठीक है, तो इतिहास में हमें कई ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं जहाँ पर हमें गुरुकुल पद्धति जो है मिलती है देखने को। जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य वंश के जो संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, उन्हें जो शिक्षा दी थी वो चाणक्य ने दी थी। चाणक्य उन्हें तक्षशिला में ले गए थे। तक्षशिला उस समय गुरुकुल माना जाता था। और मैं बता दूं तक्षशिला जो है हमारे भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय वहीं पर है। ठीक है, फिर उसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय खोला गया था। तो और भी कई सारे एग्जाम्पल हमें मिल जाते हैं। जैसे रामायण में भरद्वाज तथा वाल्मीकि ने जो है वो भी गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण की थी। और विष्णु पुराण से हमें पता चलता है कि कृष्ण और बलराम जो थे वो भी संदीपनी, याद रखें, संदीपनी आश्रम में रहकर जो है इन्होंने भी शिक्षा ग्रहण की थी। ठीक है, तो ये तो थे गुरुकुल के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, बातें जो आपको दिमाग में रखनी है। इससे रिलेटेड अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो मैं इस वीडियो के ऊपर एक एमसीक्यू क्वेश्चन की वीडियो बनाऊंगा कि किस किस तरह के क्वेश्चन जो हैं पूछे जाते हैं प्राचीन काल की शिक्षा व्यवस्था को लेकर के। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और हाँ, अगर आपने हमारी पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो ज़रूर देख लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप लगभग अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं तो वो वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं शिक्षक की कि शिक्षक जो हैं वो कितने प्रकार के होते थे। ठीक है, ये नाम
आज भी आपको सुनने को मिलता है आचार्य। भाई कौन होते थे आचार्य? तो मैं बता दूं, ये विद्यार्थियों से बिना शुल्क लिए जो है शिक्षा प्रदान करते थे। ठीक है, किसी प्रकार के कोई पैसे नहीं लेते थे ये, और छात्रों को वेद पढ़ाते थे। तो वेद के बारे में मैं आपको कुछ बता देता हूं। तो प्राचीन काल में 4 प्रकार के वेद जो हैं। पहला कौन सा है? ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद और चौथा अथर्ववेद। तो जो ऋग्वेद है उसे जो है प्राचीन वेद माना जाता है, क्योंकि सबसे पहले जो रचना हुई थी वो ऋग्वेद की हुई थी। और जो अथर्ववेद है इसे आधुनिक वेद माना जाता है, क्योंकि इसकी रचना जो है सबसे बाद में हुई थी। ऋग्वेद में ही गायत्री मंत्र लिखा हुआ है, याद रखें, सबसे पहला वेद ऋग्वेद, इसी में ही गायत्री मंत्र का वर्णन किया गया है। और जो यज्ञ, जो ब्राह्मण वगैरह हुआ करते थे, जब यज्ञ करते थे तो जो मंत्रों का उच्चारण वो करते थे वो ऋग्वेद में लिखे गए हैं। सामवेद में लिखा गया है संगीत, सारे गामा पादे निशा, ये सब जो है वो सामवेद में हमें देखने को मिलता है। और यजुर्वेद की अगर हम बात करें तो इस वेद की एक खास बात यह है कि ये गद्य और पद्य में लिखा गया है। ठीक है, और अथर्ववेद की हम बात करें तो जादू, टोना, टोटका, इन सब के बारे में जो है अथर्ववेद में लिखा गया है। तो ये चारों वेद और इन चारों वेदों से संबंधित एक एक विशेषताएं मैंने आपको बता दी है। ओके, अब बात करते हैं उपाध्याय कौन होता था। ठीक है, उपाध्याय जो होते थे ये भी जो है शिक्षक होते थे। इनका काम ये होता था कि ये आजीविका कमाने के लिए, ठीक है ना, आजीविका कमाने के लिए यानी पैसे कमाने के लिए केवल वेद या वेदांग, याद रखें वेदांग। क्या आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि वेदांग क्या है और इनकी संख्या कितनी है? देखते हैं कितने लोग बताते हैं कि वेदांग की संख्या कितनी है, क्योंकि अधिकतर लोग जो है इसके बारे में नहीं जानते होंगे। तो आप कमेंट में बताएं, अगर आपको नहीं आता तो भी आप बताएं तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो उपाध्याय कौन होते थे? जो अपनी आजीविका कमाने के लिए जो है वेद और वेदांगों के भाग को पढ़ाते थे। अब बात करते हैं चरक। चरक भी एक प्रकार के शिक्षक हुआ करते थे, जो छात्रों को, जो शिक्षार्थियों को उच्च ज्ञान प्राप्ति के लिए भ्रमण करने को कहते थे। ठीक है ना, भ्रमण करने को कहते थे। उनका मानना ये था कि भ्रमण से ही जो है ज्ञान में वृद्धि होती है। और मैं बता दूं कि हेनसांग, ठीक है, ये लिखने में थोड़ी सी गलती है इसमें, हेनसांग जो थे वो चीन के यात्री थे, और ये यात्री जो थे वो ज्ञान प्राप्ति के लिए जो है यात्रा किया करते थे, और भारत में ये आए थे और इन्होंने जो है भारत की कई विशेषताएं जो हैं बताई हैं। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के जो है शिक्षक मैंने आपको बता दिए। पहला आचार्य जो फ्री में शिक्षा देते थे, उपाध्याय जो कि जीविका चलाने के लिए शिक्षा देते थे, और चरक जो मतलब ऐसी शिक्षा देते थे जो भ्रमण से संबंधित होती थी। नेक्स्ट है गुरु। गुरु जो है जिसे आज भी हम मानते हैं। तो गुरु कौन होते थे उस समय? बता देता हूं कि शिक्षा प्रदान करके और अपने परिवार का पालन पोषण करके गृहस्थ जीवन जीते थे। गृहस्थ जीवन, ठीक है ना, यानी घर में रह करके अपने परिवार को भी चलाते थे और शिक्षा भी प्रदान किया करते थे, तो उन्हें गुरु कहा जाता था। आज जो हमें टीचर्स मिलते हैं वो उन्हें हम गुरु कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है शिक्षक है वो है यूजन सतिका। ये इनके बारे में बता दूं, ये भी अपने प्रवचनों के लिए प्रसिद्ध थे। ठीक है ना, ये जो मतलब शिक्षक थे वो प्रवचन दिया करते थे। ठीक है, और जो विद्यार्थी होते थे वो दूर दूर से जो है इनके प्रवचनों को सुनने के लिए इनके पास आते थे। नेक्स्ट जो शिक्षक थे उन्हें कहा जाता था शिखा। ठीक है ना, और ये नृत्य, ये यहाँ पर नित्य लिखा हुआ, ये नहीं होगा, नृत्य होगा। ठीक है ना, यहाँ पे नृत्य और कलाओं से संबंधित जो है शिक्षा छात्रों को दिया करते थे। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्राचीन काल की शिक्षा व्यवस्था में नृत्य और कलाओं की शिक्षा देने वाले शिक्षक को क्या कहा जाता था? तो शिखा कहा जाता था। ठीक है, ओके, अब हम बात करने वाले हैं शिक्षण संस्थानों के बारे में। ठीक है, जैसे आज हमें देखने को कई प्रकार के शिक्षण संस्थान मिलते हैं, कुछ प्राइवेट होते हैं, कुछ गवर्नमेंट होते हैं, कुछ मतलब फ्री के होते हैं। तो प्राचीन काल में भी जो थी वो शिक्षण संस्थान जो थे वो अलग अलग होते थे। ठीक है, गुरुकुल के बारे में मैंने आपको विस्तार से बता दिया कि एक ऐसी जगह होती थी जहाँ पर गुरु मतलब जो गुरु होता था वो निवास करता था, और साथ ही साथ जिन छात्रों को वो शिक्षा देता था उन्हें भी अपने साथ अपने ही स्थान पर रखते थे। ठीक है, उन्हें भोजन वगैरह इत्यादि गुरुकुल से ही दिया जाता था।
परिषद, परिषद के बारे में बता दूं कि यह छात्र उच्च शिक्षा के लिए जो है यहाँ पर रहते थे और मूल रूप से 3 ब्राह्मणों द्वारा जो है परिषद चलाया जाता था। ठीक है, और धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ती गई और एक परिषद में फिर ब्राह्मण 20 ब्राह्मण जो है वो सम्मिलित होने लग गए और यहाँ पर दर्शन शास्त्र, ठीक है ना, दर्शन व धर्मशास्त्र व कानून की शिक्षा दी जाती थी, क्योंकि यहाँ पर जो ब्राह्मण होते थे वो इनके ज्ञानी हुआ करते थे। ठीक है, तो ये रहा परिषद, ये भी एक शिक्षा संस्थान था। तो मैंने 2 शिक्षा संस्थान आपको बता दिए, पहला गुरुकुल और दूसरा परिषद। नेक्स्ट है गोष्ठी या सम्मेलन। ठीक है, गोष्ठी या सम्मेलन, तो यह भी एक प्रकार का राजा द्वारा बुलाया गया एक राष्ट्रीय सभा थी, जिसमें विभिन्न स्कूलों के प्रतिनिधियों को उनके विचार को पूरा करने और आदान प्रदान करने के लिए आमंत्रित किया गया जाता था। ठीक है ना, तो ये गोष्ठी होती, सम्मेलन होता, राजा महाराजा बुलाया करते थे कि मतलब जो राजा होता था वो ये पता करने के लिए कि उसके जो क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्था कैसी है, इसके लिए वो जो है बड़े बड़े शिक्षकों को बुलाता था और उनसे चर्चा वगैरह करता था शिक्षा के ऊपर। ठीक है, तो ये भी ज्ञान से संबंधित ही होता था। ठीक है, आज भी हमें जो सेमिनार जिसे हम कहते हैं, सॉरी कॉन्फ्रेंस जिसे हम कहते हैं, वो देखने को मिलता है। सम्मेलन को हम कॉन्फ्रेंस ही कहते हैं। नेक्स्ट है आश्रम। आश्रम, तो ये ऐसे शिक्षा केंद्र थे जहाँ पर जो है देश के दूर दूर से विभिन्न स्थानों से विद्यार्थी जो थे वो शिक्षा ग्रहण करने आते थे और यहाँ पर जो है बड़े बड़े ऋषि मुनि रहा करते थे आश्रम में। ठीक है ना, उदाहरण भी यहाँ पे दे रखा है कि भारद्वाज का आश्रम सबसे प्रसिद्ध आश्रम माना जाता था भारत में। ठीक है, नेक्स्ट है विद्यापीठ, ये भी एक शिक्षा संस्थान था। अब इसमें क्या था, यह एक महान आचार्यों द्वारा शुरू किया गया एक आध्यात्मिक पहलुओं के लिए एक शिक्षा संस्थान हुआ करता था। यहाँ पर जो छात्र आता था वो आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण करता था। ठीक है, आध्यात्मिक शिक्षा का केंद्र हुआ करता था विद्यापीठ। ओके, अब पढ़ते हैं घटिकाएं। ठीक है, घटिकाएं ये भी एक शिक्षा संस्थान है। तो ये सुसंस्कृत विद्वान शिक्षक और शिष्य सभी मिलते थे और विभिन्न विषयों पर चर्चा किया करते थे इसमें। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। यहाँ पर क्या होता था, सुसंस्कृत विद्वान यानी संस्कृत के विद्वान शिक्षक और शिष्य सभी आपस में मिलकर जो है विभिन्न विषयों पर चर्चा किया करते थे। ठीक, और ऐसे चर्चाओं में जो है टकराव की संभावना हमेशा बनी रहती थी। तो हम कह सकते हैं ये भी एक प्रकार का शिक्षा संस्थान ही कहा जा सकता है इसे। अग्रहार, अग्रहार क्या था, तो मैं बता दूं, गांव में ब्राह्मणों के रहने के स्थान थे और यहीं पर जो है ब्राह्मण शिक्षा भी प्रदान किया करते थे, तो उसे हम कहते थे अग्रहार। ठीक है, गांव में जो ब्राह्मण होते हैं उनका अलग स्थान हुआ करता था और वहाँ पर वो रहते भी थे और शिक्षा भी प्रदान किया करते थे। आज भी भारत के कई क्षेत्रों में ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है, तो ऐसे शिक्षा संस्थानों को हम कहते हैं अग्रहार। नेक्स्ट है मठ। मठ में बता दूं मठ के बारे में कि ये मुख्य रूप से धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष निर्देशों के निवास और प्राप्त करने के लिए थे। मतलब ये कि जो मठ होते थे वो किसी न किसी धर्म से संबंधित, अधिकतर मैं बता रहा हूँ जितने भी मठ होते हैं वो धर्म से संबंधित होते हैं। आप बौद्ध मठों को ले लें जहाँ पर बौद्ध धर्म के अनुयायी रहते हैं और बौद्ध धर्म से संबंधित शिक्षा ही ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो ऐसे स्थानों को हम कहते हैं मठ। और कई ऐसे मठ भी हैं जहाँ पर धर्मनिरपेक्ष शिक्षा भी दी जाती है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है ब्रह्मपुरी। ब्रह्मपुरी के बारे में बता दूं तो कस्बों और शहरों में शिक्षा के उद्देश्य से किसी चयनित क्षेत्र में विद्वान ब्राह्मण के रहने के स्थान होता था। यानी कि कभी कभार क्या होता था कि जो छात्र होते थे उनको ब्राह्मण ज्ञान के लिए किसी विशेष क्षेत्रों में ले जाया करते थे। ठीक है, तो ऐसे क्षेत्रों को कहा जाता है ब्रह्मपुरी। नेक्स्ट है विहार। विहार क्या है, एक बौद्ध मठ जहां पर सभी बौद्ध उपदेश व दर्शन सिखाए जाते थे। ठीक है ना, विहार। मठ और विहार में कंफ्यूज मत होना, ये दोनों एक ही हैं, लेकिन बस अंतर इतना है कि मठ धार्मिक और अधार्मिक यानी कि धर्मनिरपेक्ष भी होते थे, जबकि विहार जो था ये पूरी तरह से बौद्ध धर्म से ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, सो ये तो थी हमारी वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि गुरुकुल क्या होता है, शिक्षक
कितने प्रकार के होते थे, शिक्षा संस्थान कितने प्रकार के होते थे। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि ऐसी वीडियोज़ आपको हमेशा मिलती रहे। वीडियो आने में थोड़ी लेट हो जाती है क्योंकि इस समय लॉकडाउन चल रहा है और एग्ज़ाम की डेट अभी जो है वो फिक्स नहीं हुई है नेट के एग्ज़ाम के लिए, तो इसलिए वीडियो थोड़ी स्लो डाली जा रही है। और जैसे ही एग्ज़ाम की डेट फिक्स होती है वैसे ही वीडियो डालनी कंटिन्यू शुरू कर दिया जाएगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए।